एक एग्जाम्पल में कहा गया है कि एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक जो है हैंग किया है, ये रेस्ट पे है, ये है कितने केजी का? तो ये 5 केजी का है। और यहाँ पे आइए, फाइव केजी का ब्लॉक है और रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है, और इक्विलिब्रियम में इनलोंगेशन है 10 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। नेचुरल लेंथ से ये इनलोंगेटेड है। इसको यहाँ पर हिट किया गया, हिट करने पर इसके पास एक वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड की। तो ये मैक्सिमम किस हाइट तक आएगा ये बताना है आपको। हाँ, जब इक्विलिब्रियम वाले सिचुएशन में था उस मोमेंट पर हिट किया ब्लॉक को, और ये हिट करने पर इसे कितना वेलोसिटी उस मोमेंट पे मिला है, उस मोमेंट पे इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन से ऊपर जाते वक्त 2 मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में गिवन है। और किस हाइट तक जाएगा ये बताना है। जी का वैल्यू लेना है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि जी के लिए आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करें। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे इसे सॉल्व करते वक्त? के पता करेंगे। सॉल्व करते वक्त हमने देखा के एक्स इक्वल्स टू एम जी, के इंटू 10/100, 10 सेंटीमीटर है ना, मीटर में बदला, m5 इंटू 10। तो चेक कर लीजिए के का वैल्यू कितना हो गया, 500 न्यूटन पर मीटर। के का वैल्यू कैसे पता चला? इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम आप क्या कह देंगे? ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स। एट इक्विलिब्रियम आप क्या कह देंगे कि x इक्वल्स टू m। तो आपको x पता चल गया, और जब x पता चल गया तो ये कहां तक जाएगा ये हम ढूंढ रहे हैं ना। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये वाला लाइन है, ये नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ से 10 सेंटीमीटर ये नीचे था, और कहां तक गया है? मान लो उस नेचुरल लेंथ से y ऊपर तक गया। अब यहाँ इस पॉइंट को मैं कह देता हूं P और इस पॉइंट को कह देता हूं Q। तो हम बात करना चाहते हैं P2Q। P2Q क्या क्या है, कौन कौन से फोर्स हैं जो यहाँ आएंगे वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम में? ध्यान दीजिएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल्स टू डेल्टा के, और कोई तो है ही नहीं। यदि हम बात करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया माइनस mgh, और वर्क डन बाय स्प्रिंग u इनिशियल माइनस u फाइनल। ध्यान दीजिएगा, ये स्प्रिंग के लिए। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल है 0, और इनिशियल कितना है? हाफ इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस mgh, 5 इंटू 10 इंटू h के बदले मैं लिख रहा हूं 0.1 प्लस y। यदि ये y मीटर ऊपर गया है तो 0.1 मीटर नीचे था और ऊपर गया है इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन से y, तो h किसके बराबर लिख दोगे? 0.1 प्लस y, 0.1 प्लस y। ये h कितना हो जाएगा? h हो जाता है, ये h हो जाएगा 0.1 प्लस y। यही जो h मैक्सिमम है कितना आ जाएगा, इसी को हम ढूंढ रहे हैं। और वर्क डन बाय स्प्रिंग में आपने क्या लिखा? u इनिशियल हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये u फाइनल हाफ के वाई स्क्वायर। ये u इनिशियल माइनस u फाइनल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और ये देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का चेंज -10। यहाँ पर जो इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन दिख रहा है? y का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। सॉल्व कर लीजिए, y आ जाएगा। किसका क्वाड्रेटिक दिख रहा है? y का। कभी कभी क्या होता है, y बहुत छोटा होता है तो y स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, कभी कभी y स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन यदि आप y का क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लीजिए, निकल के और y निकल के में, तो आपका आंसर y नहीं होगा, आपका आंसर होगा 0.1 प्लस y, क्योंकि पूछा क्या गया है? y नहीं, h मैक्स कितना ऊपर तक जाएगा। सर यदि y नेगेटिव आ गया
y नेगेटिव आ गया मतलब हमने ऊपर माना है, इक्विलिब्रियम से नीचे रह जाएगा। सर y यदि पॉजिटिव आ गया इसका मतलब सही है, ऊपर ही गया है इक्विलिब्रियम से। जो स्टेप आपको कंफ्यूजिंग लगे वो मुझसे एक बार और पूछें। एक एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि एक स्प्रिंग जो है वो एक तरफ फिक्स्ड है, मान लो ये नेचुरल लेंथ का है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया है जिससे ये कंप्रेस्ड हो गया थोड़ा सा, और वही स्प्रिंग है और ये इक्विलिब्रियम पे है और रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम रेस्ट। अब क्या करते हैं, इसके बाद इसको नीचे और आप प्रेस करते हैं, कितना x, नीचे और प्रेस कर देते हैं x, जिससे सिचुएशन ऐसा बन जाता है, और यहां से रिलीज कर देते हैं, x नीचे प्रेस करके रिलीज कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या यही ब्लॉक यही रखा रहेगा, ऊपर जाएगा? ऊपर क्या इक्विलिब्रियम में आपके रुक जाएगा या और ऊपर जाएगा? और ऊपर जाएगा तो क्या स्प्रिंग को इनलोंगेट कर सकता है? स्प्रिंग को इनलोंगेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्प्रिंग को केवल टच कर रहा था ब्लॉक, तो उछल के अलग हटेगा। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो ब्लॉक है जब अलग होगा तो ये यहां से कितने हाइट तक जाएगा मैक्सिमम? ये जो यहां तक आ रहा है ना एच मैक्सिमम, तो ये कितना होगा? तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा कि जब आप सॉल्व करने लगे तो सॉल्व करते वक्त इक्विलिब्रियम से ही सारा डिस्टेंस ध्यान रखें। तो यहाँ जो h आ रहा है ये किसके बराबर आप देख लेंगे, x प्लस एक्स नॉट प्लस वाई के बराबर। अब x नॉट कैसे आपको पता चलेगा? तो आपको ये h मैक्स चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो h मैक्स का मीनिंग क्या, x नॉट तो इक्विलिब्रियम वाला है और उससे x आपने कंप्रेस किया और वहां से छोड़ा और गया कहां, तो नेचुरल लेंथ से y ऊपर। तो टोटल जो h मैक्स होगा वो क्या होगा, x प्लस एक्स नॉट प्लस वाई। अब एक्स नॉट के बारे में आप कैसे पता करिएगा? तो एक्स नॉट के लिए आपको पता है ना, इक्विलिब्रियम पे के एक्स नॉट इक्वल्स टू एम जी, आपके पास एक्स नॉट का वैल्यू इससे आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू देख लीजिए क्या क्या गिवन है। गिवन क्या है, मास दिया गया है 250 ग्राम, मतलब 1/4 kg। उसके बाद देख रहे हैं ये दिया गया है के गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर। और क्या दिया गया है, स्प्रिंग इज नाउ कंप्रेस टू, जो एक्स दिख रहा है कितना कंप्रेस किया है, 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर, ये एक्स गिवन है। और एक्स नॉट कैसे पता चल जाएगा, एक्स नॉट आप फाइंड कर लेंगे, एक्स नॉट हो जाएगा 1/4 इंटू 10/k 100, तो ये कितना हो जाएगा 1/40 मीटर, 1/40 मीटर आ गया एक्स नॉट। तो आपको एक्स नॉट पता है, एक्स गिवन था, ये गिवन डाटा सारा कौन कौन सा है वो चेक कर लीजिएगा। गिवन डाटा है एम के एक्स, एम दिया गया है 250 ग्राम, के दिया गया है 100 न्यूटन पर मीटर, यूनिट से चेक कर लो, और एक्स दिया गया है ये एक्स 10 सेंटीमीटर 0.1, वो ऊपर में भी मैं लिख देता हूँ, एक्स गिवन है 10 सेंटीमीटर, एक्स डायग्राम में भी लिख दिया है 10 सेंटीमीटर गिवन है। अब एक्स नॉट आपने पता कर लिया इक्विलिब्रियम से, वाई कैसे लाओगे? कैसे लाऊंगा, एक काम करो, इसको कह दो P पॉइंट और इसको कह दो Q पॉइंट। यदि वो मैक्सिमम हाइट है, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट है, मतलब ये रेस्ट पे होगा। और अब आप सॉल्व करते वक्त कहां से कहां सोचने वाले हो, P to Q, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल्स टू डेल्टा K, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग, ये हो गया हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ ये यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, हाफ के वाई स्क्वायर।
और इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो इनिशियल भी जीरो फाइनल भी जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट जीरो। अरे बालक, नेचुरल लेंथ से ना सोचोगे तो नेचुरल लेंथ से कितना नीचे है, नेचुरल वाले लेंथ से कितना नीचे दिख रहा है, देखो पी वाले पोजीशन पे एक्स नॉट प्लस एक्स, तो इनिशियल यू इनिशियल कितना होगा, ये है यू इनिशियल और ये है यू फाइनल, माइनस एम जी एच प्लस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल्स टू जीरो। अच्छा आराम से सोचो, फाइनल पोजीशन, अच्छा सही कह रहे हो, फाइनल पोजीशन में स्प्रिंग नहीं गया, सही कह रहे हो, फाइनल पोजीशन तक स्प्रिंग नहीं गया, गया ही नहीं, तो यू फाइनल वाला जो पार्ट है उसे हमें क्या करना चाहिए, उसमें y नहीं आएगा, उसमें कौन आने वाला है, उसमें जीरो आने वाला है फाइनल वाला। तो थैंक यू, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आप चेक करोगे माइनस एम जी, एच में कौन कौन आने वाला है, एक्स प्लस एक्स नॉट प्लस वाई, और नेक्स्ट हो गया प्लस हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर, जीरो। सॉल्व कर लो, इसमें y अननोन है, निकल आएगा, इसमें क्या अननोन है, y अननोन है, वो हमें पता चल जाएगा। फिर से बोलो, फाइनल में कौन सा पॉइंट देख रहे हो, पी या क्यू, उस समय स्प्रिंग का क्या हाल होगा, कहाँ पे होगा स्प्रिंग, क्या ब्लॉक के साथ गया है स्प्रिंग, ब्लॉक तो टच कर रहा था ना केवल स्प्रिंग को, तो जब ऊपर भागा ब्लॉक तो स्प्रिंग कहाँ रुका होगा, दबा हुआ, या नेचुरल लेंथ में, तो नेचुरल लेंथ में एनर्जी कितनी होती है, इसलिए जीरो, ब्लॉक ऊपर चला गया। एच में हमने क्या क्या लिया है, एच में हमने देखा एक्स प्लस एक्स नॉट प्लस वाई, उस हाइट से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, ग्रेविटी का जब वर्क लिखते हैं तो ग्रेविटी के वर्क में हम क्या लिखते हैं, इनिशियल और फाइनल के बीच का डेल्टा एच, गेन इन मतलब ग्रेविटी का वर्क, तो एच देखो ना, जो पी से क्यू के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, दैट इज एक्स प्लस एक्स नॉट प्लस वाई। मैंने यू इनिशियल यू फाइनल थोड़े ना सोचा, यदि सोचते तो वो दोनों में आता नीचे वाला लेंथ और कैंसिल आउट हो जाता सब्सट्रैक्ट करने पे। इस क्वेश्चन को यदि ऐसे नहीं कहते तो दूसरा रास्ता क्या होता है बोलने का, तो दूसरा रास्ता बोलने का होता है लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा रास्ता होता, इसको क्या कहते हैं कि हम आंखों से देखते पी और क्यू पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो हम कह देते लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिख देते। आपको एक्स नॉट पता है, एक्स पता है, वाई निकालना है, ए पता है, एम पता है, जी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक ब्लॉक को आप रिलीज करते हैं,
नीचे एक स्प्रिंग दिख रहा है और ये रेस्ट से रिलीज किया गया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अब यदि ये ब्लॉक नीचे आएगा, यहाँ एंगल देखिए 37 डिग्री, ये थीटा अवेलेबल है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। ये स्प्रिंग और ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस एक बार चेक कर लीजिए, ये दिया गया है 4.8 मीटर और ब्लॉक का मास है 2 kg। फ्रिक्शन ये रफ है कितना, ये हम ढूंढना चाहते हैं, ये ए पॉइंट हो गया। ब्लॉक जो आएगा आकर के क्या स्प्रिंग को टच करके रुक जाएगा या कुछ नीचे जाएगा, कुछ कंप्रेस करेगा, तो इस पॉइंट को मैंने बी कह दिया। और कंप्रेस करके क्या यहीं बैठा रह जाएगा या यहां से फिर वापस जाएगा? सर फिर वापस जाएगा। और यदि ये वापस जाएगा तो वापस जो गया है तो वापस जाते जाते क्या वहीं पहुंचेगा या उससे पहले ही कहीं रुक जाएगा? तो रफ है ना, कुछ एनर्जी तो खत्म हो गया होगा, तो उतने ऊंचाई तक नहीं जाएगा। तो ये कितने डिस्टेंस तक गया वो बता रहा है कि ये वापस गया है 1 मीटर। और जब ये नीचे आया था तो ये स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया था, वो कंप्रेस किया था कितना, उसके लिए दिया गया है 20 सेंटीमीटर। रुकते रुकते ये कितना कंप्रेस किया स्प्रिंग को, ये भी दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो पूछा गया है दैट इज के, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अननोन कितने हो गए, एक के और एक म्यू। तो हमें अननोन 2 दिख रहे हैं, तो इक्वेशन भी कितने बनाने पड़ेंगे, 2। तो इस बीच में जो नया पॉइंट आया ना, इसे नाम दे देते हैं सी। ए से आपने शुरू किया मूवमेंट, तो एक इक्वेशन आप सॉल्व करते वक्त देखोगे ए टू सी, ए टू बी, और दूसरा इक्वेशन बनाने वाले हो बी टू सी। अब ए टू बी में देखिए, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग, और कोई हो तो बताओ। हाँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू डेल्टा के। वर्क डन बाय नॉर्मल हो गया 0, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया mgh, h के बदले लिखेंगे 5, 4.2 प्लस 0.2, 5 sin 37 mgh प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग u इनिशियल 0, u फाइनल हाफ के 0.2 का स्क्वायर, हाफ के 0.2 का स्क्वायर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू mg cos 37 इंटू 5, और काइनेटिक एनर्जी ए पे भी 0 है और बी पे भी 0 है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। आराम से देख लो, वर्क डन बाय नॉर्मल 0, क्यों 0? अरे भाई नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा ना डिस्प्लेसमेंट के, चेक तो करो, इसलिए 0। स्प्रिंग का कितना, यू इनिशियल माइनस ग्रेविटी का कितना। सर ये एच आप कैसे सोच लेते हो, मुझे तो बड़ा मेहनत हो रहा है। एच इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, एस साइन थीटा। एस कितना है 4.8 प्लस 0.2 इंटू साइन 37। यदि अभी नहीं समझ में आया हो तो मैं क्या हेल्प करूं? अरे राइट एंगल ट्रायंगल है ना भाई, तो साइन थीटा क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है 4.8 प्लस 0.2, 0.2 कहां से आया, 20 सेंटीमीटर दबा रहा है ना स्प्रिंग को, इसलिए। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कैसे लिखा गया है यू फाइनल, वो समझ सकते हो आप। तो ये ए टू बी की कहानी आई आपके पास सारा। m का वैल्यू है 2, g का वैल्यू 10 ले लीजिएगा, 9.8 ले लीजिएगा, जो मर्जी क्वेश्चन में जो दिया गया।
आप अब हाँ बोलो। बी से सी पूरा 1 मीटर है। बी से सी पूरा, मैं उसको डायग्राम में कर देता हूं। बी से सी पूरा, आप दूसरा देखिए जो पॉइंट सोचने वाले हैं, बी टू सी रिटर्न जर्नी। आप बी टू सी में देखिए रिटर्न होते वक्त, मुझे ये बताइए कि यहाँ कौन कौन करेगा वर्क। तो नॉर्मल, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, डेल्टा के। तो नॉर्मल का वर्क डन कितना, तो नॉर्मल का वर्क डन आप देखना चाहते हैं तो 0। वर्क डन स्प्रिंग छूट रहा है वो भी डालो, जितने फोर्स दिख रहे हैं बीडी के सब करेंगे। तो नॉर्मल का वर्क डन हम लिख रहे हैं 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी देखिए नीचे आया है ना, mg 1 या ऊपर गया है 1 साइन, नेगेटिव नहीं है। ओके ऊपर जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mg 1 साइन 37, ठीक। और आगे वर्क डन बाय स्प्रिंग u इनिशियल हाफ के 0.2 का स्क्वायर, u फाइनल 0 क्योंकि अब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगा। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू mg cos 37 into 1 और डेल्टा के दैट इज 0। ये इक्वेशन 2 आ गया। 2 अननोन हो गए और 2 इक्वेशन हो गए। और आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो 30 सेकंड में आंसर चाहिए, तो हर एक क्वेश्चन 30 सेकंड में नहीं आता, ध्यान रखिएगा। आराम से 5 मिनट लगाइए, कैलकुलेट करिए, आ जाए तो खुश हो जाइए, नहीं आए तो लोकतंत्र बहुमत के साथ बैठे, टेंशन लेने की बात तो है नहीं। इक्वेशन लिखते वक्त हर एक में कर क्या रहे हैं, सारे एफबीडी के फोर्सेस को रिकॉल कर रहे हैं और वर्क डन लिख रहे हैं। ग्रेविटी के वर्क डन में मैंने कहा यू मत सोचो, सीधे फायदेमंद है, यदि एच हाइट ऊपर गया तो माइनस mgh, एच हाइट नीचे आया तो प्लस mgh। ग्रेविटी के वर्क डन में ये मैंने कहा। लेकिन जब बात करते हैं वर्क डन स्प्रिंग का, तो हमने हमेशा आपसे कहा है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल सोचो, कैलकुलस मत अप्लाई करने लगता। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। सर हाँ बताइए। सर जो वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी भी इनिशियल माइनस वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कोई फोर्स है, वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हो। पहले स्टेटमेंट सुधारो और फिर से बोलो क्या बोलना चाहते हो। जब वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लिख रहे हैं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी वर्ड तो कभी के लिए सही नहीं कहलाएगा। फिर से सोचो क्या बोलना चाहते हो, सुधारो। मैं जैसे सर तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी था, उससे पोटेंशियल एनर्जी भी। अरे यार ग्रेविटी का वर्क डन तुम लिखना चाहते हो ना, तो जब तक आवश्यक ना हो यू में मत घुसना, एच के हिसाब से सोचना। ऊपर जाएगा तो माइनस mgh, नीचे आएगा तो प्लस mgh। एच नहीं दिखना आता है तो वर्टिकल हाइट, उसको ध्यान देना, डायग्राम बनाकर देख लेना। यदि पिछले टर्म के रिकॉल करो क्वेश्चन जिसमें चेन टाइप हुआ करता था सिचुएशन, तब हम लोग यूज करते थे यू इनिशियल यू फाइनल, अदरवाइज जरूरी नहीं है। वैसे तब ही अब भी यूज करना चाहो तो ठीक है, लेकिन वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना कहलाए यदि यूज कर रहे हो ग्रेविटी के लिए। इस केस में, इस तरह के केसेस सीधा सीधा ब्लॉक दिख रहा है, हाइट दिख रहा है, और फिर भी तुम जाओगे यू इनिशियल यू फाइनल लिखने, बेवकूफ हो। अरे इतने डांट के बाद सेट हुआ दिमाग में यार, अभी और डांट थोड़ा सा।
ओके। HC वर्मा का ये क्वेश्चन है, चेक कर लेना। 42, 43, 42 था दूसरा, तीसरा 41, 42, 43 ये तीनों क्वेश्चन FCV के थे। ये एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि ब्लू कलर के डायग्राम में क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग ब्लॉक था, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, और ब्लॉक रखा है टेबल पे, ब्लॉक से धागे से जुड़ा हुआ है, ये दूसरा ब्लॉक टंगा हुआ है, ये 320 ग्राम का दोनों ब्लॉक है। अब ये रेस्ट से रिलीज करते हैं तो बी ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है और ए ब्लॉक जो है हॉरिजॉन्टल टेबल पे मूव कर रहा है। हम लोगों को बताना है कि जब ये ब्रेक ऑफ हो, मतलब ए ब्लॉक को स्प्रिंग फोर्स के कारण कभी ना कभी टेबल छोड़ना पड़ेगा, तो जब वो टेबल छोड़े उस समय, उस मोमेंट पर हमें बताना है वेलोसिटी क्या होगा दोनों ब्लॉक का, और ये कितना आगे आया होगा वो भी एक अननोन है, सोच लेंगे जो भी। अब देखो, जब ब्रेक ऑफ हो रहा है तो मैंने सोचा ये रेड कलर का ये डायग्राम, ये क्या लेंथ हो गया L0 प्लस एक्स स्प्रिंग का, तो इसीलिए यहाँ पुल करने वाला फोर्स हो जाएगा kx का जो ब्रेक ऑफ के टाइम पे नॉर्मल 0 कर दो, kx cos थीटा वर्टिकल mg के बराबर होगा, जिससे ये एक इक्वेशन बन गया। और दूसरा इक्वेशन cos थीटा वो राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे देख लो, L0 अपॉन L0 प्लस एक्स, इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहाँ से x आ जाएगा। k दिया गया है क्वेश्चन में 40 न्यूटन पर मीटर और L0 दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो जब आपको x मिल गया तो अब एक इक्वेशन लिखो लॉस इन पोटेंशियल वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से, जिससे भी पता चलेगा वो कैसे लिखा जाएगा। वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क डन बाय टेंशन सिस्टम पे 0 होता है, और नहीं मन करे, नहीं अच्छा लगे तो ए पे पॉजिटिव वर्क डन टेंशन का होगा, बी पे नेगेटिव, और इसलिए दोनों का सम करने पर 0। नॉर्मल का वर्क डन 0 इसलिए क्योंकि ए पे जो नॉर्मल है डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे। ग्रेविटी का वर्क ए पे तो होगा नहीं, सेम लेवल पे है, बी नीचे आया है एच तो mgh प्लस, क्योंकि नीचे आया। वर्क डन बाय स्प्रिंग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल हाफ kx², इनिशियल 0। और ये काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², स्प्रिंग कांस्टेंट से दोनों के स्पीड एक जैसे होंगे, ए और बी के भी, तो हाफ mv² इनटू ट्वाइस, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इनिशियल 0 था। इसमें x पुट अप कर दो, h के लिए लिख देना, h के लिए लिख देना हेलो, मैं था क्लास के बाद कॉल करूं आपको? मैं क्लास के बाद आपको रिंग कर लेता हूं, ठीक है? 5:20 पे मैं करता हूं आपको। यहाँ चेक करिए, अब ये इक्वेशन x पुट अप करिएगा थर्ड में तो भी अननोन है, निकल के चला आएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक ब्लॉक और ये लाइट रॉड और इसमें हुक बना हुआ है, ये h हाइट से ड्रॉप करते हैं। यदि ये ड्रॉप करते हैं, ये m मास का ब्लॉक, और नीचे एक हुक बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे, ये मतलब एक ऐसा जिसमें ये हुक फंस सकता है, फिक्स्ड है ये, और ये लाइट रॉड है, ये आकर के ब्लॉक ऐसे इसके साथ जुड़ गया। यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, तो ज्यादा मेहनत के बिना √2gh एस हाइट गिरने पे, जैसे सोचते हैं। और इसके बाद आपसे कहा गया कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, उसके लिए बताइए h क्या होगा। तो याद रखिए आपने क्या सीखा हुआ है कि ये h कितना हो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। तो आप याद रखिए कि ये यहाँ से ये घूम करके कहाँ तक चला आए, मैक्सिमम तक। तो मैक्सिमम पे ये फिर से रेस्ट होगा या नहीं होगा, और रेस्ट होना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये लाइट रॉड है। यदि धागा होता तो रेस्ट पॉसिबल नहीं था। तो आपने अब क्या करना है, P से Q वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम सोचना है, और उससे आता क्या था इक्वेशन काइनेमेटिक्स वाला, तो P टू Q डायरेक्ट आप सोचेंगे v² इक्वल्स टू u², ऊपर गया है तो कम होना चाहिए, -2gh। अब चेक करो, v² हो गया, q वाला 0, u का वैल्यू देख रहे हैं 2gh, ये q पे देख रहे थे, ये up पे देख रहे हैं, ये 2gh हो गया।
-2g, h के बदले कितना आया ध्यान से देखिएगा। यदि ये L लेंथ का रॉड है, ये L लेंथ का रॉड है, तो ये कितना हाइट P और Q के बीच में है L, तो ये किसके बराबर हो गया 2gL, किसके बराबर हो गया 2gH के बराबर हो गया। ये चेक कर लीजिएगा एक बार, L का वैल्यू हो जाएगा H के बराबर। यदि इस हाइट से आप ड्रॉप करते हैं L वाले हाइट से, तो ये हो सकता है कि चक्कर लगा ले, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता हमें मिल जाए। चेक कर लीजिएगा एक बार। और ये हमने क्या कहा, L लेंथ का ये रॉड होने के कारण रेस्ट पॉसिबल है। यदि रॉड नहीं होता तो हम लोग क्या लेते, ऊपर वाला स्पीड हम जानते हैं √GL। यदि रॉड नहीं होता, धागा होता, लेकिन धागा होता तो फिर फंसता कैसे हो, इसलिए रॉड लिया गया है। तो रॉड लिया गया है मासलेस, और वो ऊपर चक्का। और यदि रॉड का मास होगा तो रोटेशन चैप्टर में सीखेंगे फिर क्या होगा। ओके सर। अभी मासलेस रॉड है, लाइट रॉड। ओके सर। H हाइट पहले आया नीचे तो एक स्पीड मिल गया, और P से Q के बीच में फिर से वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, उससे काइनेमेटिक्स आता है, काइनेमेटिक्स वाला फॉर्मूला। यदि P से Q अधिक ऊंचाई पे है तो स्पीड कम होगा, P से Q नीचे होता तो स्पीड बढ़ता। तो उसी हिसाब से +2gh या -2gh सोचेंगे। और H है P और Q के लेवल में डिस्टेंस कितना है, L का डिफरेंस है, जो रॉड का लेंथ। L यदि H के बराबर होगा तो चक्कर लगा लेगा, वरना नहीं लगा पाएगा। यदि ड्रॉप किया गया हो तो। यहाँ एक एग्जांपल में देखिए, आपसे कहा गया कि इसका स्पीड है √10gL, ये स्ट्रिंग है। आपको बताना है कि कभी न कभी ये वर्टिकल सर्कुलर कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा। आपको बताना है यहाँ टेंशन क्या होगा जब ये 60 डिग्री बना रहा है। जब ये 60 डिग्री बना रहा हो हॉरिजॉन्टल से, ये वर्टिकल वाले ओरिजिनल पोजीशन से, उस समय टेंशन क्या होगा इस जगह ये बताना है। तो टेंशन क्या होगा ये बताना है, यहाँ वेलोसिटी क्या होगा ये भी बता दो लगे हाथों। तो याद करिए, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से P और Q के बीच में हमने क्या सोचा है, ये V² = U² - 2gH। U² हो गया कितना, U² हो गया 10gL -2g, L - L cos 60, L - L cos थीटा, H लिखते हैं, सीधे सीधे याद रखना, देखना यदि भूल भाल गए तो। ये हो जाता है L cos 60, ये पूरा का पूरा है L, तो ये H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा इसके बराबर L - L cos 60 के बराबर। ये V², तो V का वैल्यू हो गया √10gL - 2gL/2, L - L/2 हो गया। ये हो जाएगा √9gL। ये भी हमें पता चल गया। और भी पता चल गया से काम नहीं चलेगा, अब मुझे FBD बना करके टेंशन पता करना है। FBD बना करके टेंशन पता करना है। तो पहले ये बताओ XY एक्सिस चुनते कैसे थे कंपोनेंट रिजॉल्व करने के लिए, एक रेडियस के लॉन्ग और एक टेंजेंट के लॉन्ग। तो ये mg के दो कंपोनेंट देखिए, mg cos 60, ये भी इधर आ गया mg sin 60, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन सेंटर की तरफ। तो T - mg cos 60 = mv²/L, T = mg/2 cos 61/2 प्लस m/L, और v² हो गया 9gL, LL चला गया 90 mg/2, ये आ गया टेंशन। 19 mg/2 ये आ गया टेंशन। क्या ये समझ में आया? अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताओ यहाँ फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, एक mg और t दिख गया, पाथ कैसा दिख रहा है, सर्कुलर दिख गया। सर्कुलर में सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का नाम सुना है, तो एट क्यू क्या इक्वेशन लिखोगे, एट क्यू सर्कुलर मोशन देख के T - mg cos 60 = mv²/r।
बस सॉल्व कर। भी कितना है वहां पर अभी निकाले हो, अंडर रूट नहीं दिया, ठीक, सॉल्व करो। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। यहाँ चेक करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक फिक्स्ड स्फीयर है, फिक्स्ड स्फीयर, इस पे रखा हुआ है एक ब्लॉक m मास का, ये स्फीयर है और आपसे कहा गया कि इसे हिट करते हैं और इसे यहाँ पर वेलोसिटी v देते हैं हिट करके, और क्वेश्चन में कहा गया फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ v at p such that the particle do not slide on the sphere. Just leave the contact. अरे सोचो यार, ऐसे उंगली लेके जाओ और हिट करके फील करो प्रैक्टिकली, तो वहीं से प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन उसके लिए मिनिमम कितना स्पीड चाहिए ये बताना है। ये तो फील आ रहा है, मैं हिट करूंगा बहुत तेज और प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, मिनिमम के लिए क्या कंडीशन होगा? परफेक्ट। यदि मिनिमम की बात कर रहा है तो मिनिमम इतना होना चाहिए कि n जीरो हो जाए। तो चेक करके देखो, सर्कुलर मोशन के लिए आप जानते हैं mg माइनस एन इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, तो v कितना आ रहा है, r mg माइनस एन बाई m, और आप चाहते हैं v का मिनिमम वैल्यू, v का मिनिमम वैल्यू, एक सेकेंड, mg माइनस एन इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। अब ये नॉर्मल जो होगा, ये सर ये डू नॉट स्लाइड की बात कर रहा है, डू नॉट स्लाइड। इससे हमें पता चला कि नॉर्मल जीरो हो जाना चाहिए। ये किसके लिए? टू लीव कांटेक्ट। तो यहां से v कितना आ गया मिनिमम, अंडर रूट r बाई m इंटू एम जी, दैट इज रूट आर जी। ये लिमिटिंग वैल्यू है, इससे यदि ज्यादा स्पीड दोगे तो भी तुरंत अलग हो जाएगा, इतना तो कम से कम चाहिए कि ये अलग हो, इतना तो चाहिए ही चाहिए कि ये अलग हो। इतना तो चाहिए ही कि ये अलग हो। मैं चेंज करूं क्या पेज? नहीं सर सर, अभी एक लिखा मिनट नहीं बस। था। लिख लो।
चेंज करूं? यस Yes, सर, हो sir. गया। यहां चेक करिए कि ये फिक्स्ड स्फीयर, स्मूथ फिक्स्ड स्फीयर, पार्टिकल है यहां, इसको आपने वेलोसिटी दिया है √GR/3। तो आपको क्या लगता है, क्या तुरंत प्रोजेक्टाइल बनेगा? तुरंत प्रोजेक्टाइल तो बनेगा नहीं। तो आपको वो थीटा मैक्सिमम बताना है जहां तक ये स्लाइड करते हुए आएगा। थीटा मैक्सिमम बताना है जहां तक ये स्लाइड करते हुए आएगा और जिस पॉइंट पे ये लीव कांटेक्ट वाला सिचुएशन हो। और लिफ्ट कांटेक्ट वाला सिचुएशन आते ही आप तुरंत क्या सोचते हैं? नॉर्मल टेंस टू 0। तो आपको क्या बताना है? थीटा मैक्सिमम बताना है और उस समय भी बता देना है, v डैश। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्शन नहीं होने के कारण डायरेक्ट आप सोच सकते हैं A to B। सर ए बी तो मुझे दिख ही नहीं रहा, ले ए और बी, ये उसी से आएगा बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और क्या आ जाता है, मैं लिख रहा हूं v² = u² + 2gh। अरे सर ये तो काइनेमेटिक्स का था। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन से आया करता है। और v क्या है? v डैश, ये हम ढूंढ रहे हैं। u², ये हो गया GR/3 प्लस 2gh के बदले देखना r - r cos थीटा। सर आप कैसे तुरंत देखते हो? अरे प्रैक्टिस करके बैठे हुए, तुम भी प्रैक्टिस कर लो, दिख जाएगा। देखो ये r cos थीटा, जैसे L - L cos थीटा होता था, ये r। अब चेक करो ये h कितना होगा? r - r cos थीटा। अब जब ये कर लिया काम, तो अब एक काम और करके देखो, एट Q, अभी एट B सर्कुलर मोशन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अभी आप क्या लिख सकते हो? mg cos थीटा -n = mv'² और यहाँ नॉर्मल किसके बराबर है? 0। तो ये आ गया mg cos थीटा। r को मैं या m और m कैंसिल आउट ही कर दूं दोनों तरफ से, और r ले और राइट साइड से लेफ्ट साइड, rg cos थीटा = कितना हो गया? v' का वैल्यू लिखा हुआ है, रख दो, GR/3 + 2GR 1 - cos थीटा। यहां से g और r भी देखो कैंसिल आउट हो रहा है। फिर वैल्यू कितना आ गया? फिर वैल्यू आ गया है, चेक करिएगा, cos थीटा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 1/3 + 2 - 2 cos थीटा। यदि इनको सॉल्व करने के लिए सोच रहे हैं तो 3 cos थीटा हो गया किसके बराबर? 1/3 + 2 cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 7/9। आपको एंगल पता चल गया, cos इनवर्स 7/9। और जब एंगल पता चल गया तो इसको ला करके यहां रख दो, आपको अब v डैश भी पता चल जाएगा। v' = GR/3 + 2GR 1 - 7/9। 1 - 7/9 का मतलब हो गया 2/9। तो ये v'² है आई थिंक। तो v'² का वैल्यू देखो, GR/3 + 4GR/9 7GR/9। तो v' हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। तो v' का वैल्यू हमें दिखने लगा √7GR/9। v' दिखने लगा √7GR/9। अरे क्या हुआ, लिखना क्यों छोड़ देते हो? थक जाते हो लिखते लिखते?
हाँ या मतलब लिखते हुए सोचो, दिमाग का दोनों को उपयोग हो सकता है, लिख भी सकते हो सोच भी सकते हो। दिमाग का सोचो ना, सब काम करते हुए भी आइंस्टीन भी 3% ही यूज कर पाया, बाकी दिमाग बेचारे का चला गया वैसे ही। तो दिमाग को यूज करो जितना कर सकते हो, मतलब सोचते भी रहो लिखते भी रहो। अच्छा सोचो इसमें कौन सा दो की पॉइंट्स है, इतना ही बताओ मुझे। एक एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेशन आता है काइनेमेटिक्स वाला, इसे रट्टा मार लो। सर कब प्लस 2gh कब माइनस 2gh करते हो, पूछो मुझसे। जब नीचे आता है स्पीड बढ़ेगा ना तो प्लस 2gh। बढ़ना मतलब समझते हो ना, जो कभी स्कूल नहीं गया वो ही समझता है बढ़ना किसे कहते हैं, घटना किसे कहते हैं। बढ़ना मतलब प्लस 2gh, घटना मतलब माइनस 2gh, पहले डिसाइड कर लो। अब नेक्स्ट पॉइंट सोचो और क्या था इंपॉर्टेंट इसमें। इंपॉर्टेंट था एबीटी बनाएंगे, सर्कुलर मोशन का बी पॉइंट पे इक्वेशन लिख देंगे, एफ सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। दो इक्वेशन आ गया, दो अननोन है, सॉल्व हो जाएगा। मैथमेटिक्स में ये हमने सीखा है कि दो अननोन दो इक्वेशन सॉल्व होता है, कर लेंगे। तुम एटलीस्ट दो इक्वेशन बना लिया करो। एक तो कहना मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पहला इक्वेशन आया है और दूसरा आया है सर्कुलर मोशन से, उसको नोट करो, वो इंपॉर्टेंट है। सॉल्व क्या किया कोई बात नहीं, नहीं सीख पाए सॉल्व करना, एक्स वाई का क्लास ए 7th वाला मैथमेटिक्स एक बार और बना लेंगे। 7th 8th 9th में कहीं ना एक्स वाई सिखाया जाता है सॉल्व करना, 7th 8th 9th 10th कहीं ना कहीं रिवाइज कर लो थोड़ा सा। चेंज करूं पेज, और छोड़ो मत, मतलब हारना थोड़े ना है, हमें कोशिश करते रहना है। क्वेश्चन 1 लाख होगा, अब 1 लाख क्वेश्चन के लिए हम ये नहीं कर सकते मैं सारा याद कर दूं। तो की कंसेप्ट तो सोचो कि कॉमन क्या यूज हो रहा है। सर्कुलर बात दिख रहा है तो एफ सेंटीमीटर mv स्क्वायर बाय आर होगा ही होगा, काम खत्म, ये तो लिखूंगा ही, बाकी कुछ करूँ ना करूँ। और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन चलेगा स्मूथ कह रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन तो मुझे कतई नहीं आता सर, तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लिखो जो होगा ही होगा। ठीक, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम में कौन कौन है, नॉर्मल का वर्क, ग्रेविटी का वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नॉर्मल का 0 हो गया हमेशा 90 डिग्री पे, ग्रेविटी का mgh बराबर हाफ mv स्क्वायर, या गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, वही उसी से ये आ जाता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। आप यहाँ एग्जाम्पल देखना, जल्द उछलना मत, तुरंत गलत हो जाए, आराम से देखो, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट। ये है सॉलिड स्मूथ ट्रांसलेटिंग स्फीयर, या ट्रांसलेटिंग वर्ड हटा लेता हूं, सॉलिड स्मूथ स्फीयर रहने दो और ट्रांसलेट करना अब शुरू करेगा। इसके ऊपर में एक पार्टिकल है, टाइम 0 पे इसका एक्सेलरेशन आ गया ए, क्या ये पार्टिकल यहीं बैठा रहेगा या स्लाइड करेगा? आगे की ट्रांसलेटिंग हटा दिया बालक, अब ट्रांसलेट करना शुरू करा, ट्रांसलेट माने आगे बढ़ना। अब मुझे बताओ कि यदि ए एक्सेलरेशन से स्फीयर घुमा नहीं रहे हैं गाड़ी के स्टीयरिंग की तरह, स्फीयर को ले जा रहे हैं हॉरिजॉन्टली यदि ले जा रहे हैं, ए एक्सेलरेशन से ले जाना शुरू करते हैं, तो ये जो एम ब्लॉक है क्या यहीं बैठा रहेगा या पीछे आएगा? तो पीछे कहीं आएगा, तो आपको बताना है कि पीछे ये आया, तो पीछे जो आएगा उसका वेलोसिटी क्या होगा जब ये थीटा एंगल पे आ गया है। इस समय इसकी वेलोसिटी बताना है विथ रेस्पेक्ट टू स्फीयर, इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बताना है विथ रेस्पेक्ट टू स्फीयर। ये थीटा एंगल पे अभी कांटेक्ट में है ही, वहां बताना है वेलोसिटी। 5 मिनट का टाइम है, सोचो आराम से बैठ के। यहां पर मुझे वेलोसिटी चाहिए स्फीयर के फ्रेम में,
और स्फीयर के फ्रेम में चाहिए, तो इसका मतलब है कि स्फीयर के फ्रेम में हमने इसे ऑब्जर्व करना शुरू किया, इस पे नॉर्मल लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ma लग रहा होगा। mg का ना तो डायरेक्शन बदलेगा ना मैग्नीट्यूड बदलेगा, ma का ना डायरेक्शन बदलेगा ना मैग्नीट्यूड बदलेगा, ये दोनों कांस्टेंट फोर्स है। और नॉर्मल जो है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में होने के कारण वो वेरिएबल नेचर का हम देख रहे हैं। अब हम लोग जब वेलोसिटी चाहते हैं या तो काइनेमेटिक्स सोचेंगे, v = u + at टाइप कुछ, स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो दूसरा ऑप्शन आता है कि हम वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम सोचें। हाँ सही जा रहे हो। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कहता क्या है? एफबीडी में जितने फोर्स दिख रहे हैं सबका वर्क डन निकालकर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दो। तो सर क्या स्यूडो का भी वर्क डन लेंगे? तो आज से याद रखो, जब रेफरेंस फ्रेम आपका एक्सेलरेटेड है तो एफबीडी में स्यूडो फोर्स तो आएगा ही आएगा। तो जो जो आएगा स्यूडो फोर्स में वो जो जो आएगा एफबीडी में उन सारे फोर्स के आपको वर्क लेना ही लेना है। मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर के होने पे स्यूडो का वर्क डन भी इंक्लूड होगा और टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और याद करो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कैसे देखते थे? फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आसान रास्ता था, ये नहीं कि कैलकुलस खेल रहे हैं। कांस्टेंट फोर्स में कोई कैलकुलस नहीं। ग्रेविटी में कौन सा लेते थे? फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमेशा mgh लिखते थे, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हो। तो आपको वर्क लिखने में आसानी होगी यदि ये बातें सोचेंगे। तो सॉल्व करते वक्त क्या लिखना शुरू किया? बाय वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम इन स्फीयर फ्रेम। स्फीयर फ्रेम, अब स्फीयर फ्रेम में क्या क्या देखेंगे? वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्यूडो, ma = डेल्टा के। वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होने वाला है? कहीं भी देखोगे नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट उनके बीच में कितने का डिग्री दिख रहा है? 90। तो समेशन n ds cos 90, ये वर्क डन बाय नॉर्मल हुआ। वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg/sy और वर्क डन बाय स्यूडो हो जाएगा ma/sx। ढूंढते रहो कैसे, = ½ mv²। और ये भी किस फ्रेम में आएगा? स्फीयर के फ्रेम में। अब sx/sy का क्या है सर चक्कर? अरे भाई डिस्प्लेसमेंट जब देखना सीख लिया तो डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट भी तो देख रहे हो आप, sy sx। अब बताओ m के साथ कौन आने वाला है? mg के साथ कौन आएगा डिस्प्लेसमेंट? mg के साथ कौन सा डिस्प्लेसमेंट? sy वर्टिकल। और ma के साथ कौन सा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट? sx। अरे दिखा कि नहीं दिखा? sx sy सर वो तो मैं लिखना जानता ही नहीं हूं। अरे कोई नहीं, सीख जाएंगे। mg r - r cos थीटा, सर ये तुरंत कहां से ले आते हो आप? प्लस ma लेफ्ट की तरफ है, sx भी लेफ्ट की तरफ है, ma r sin थीटा = ½ mv²। यही भी पूछा गया था, निकल आया। यही भी पूछा गया था, निकल आया, एक लाइन में निकल आया। आज आपने क्या सीखा कि स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल, सॉरी यहाँ पर जो फोर्स था, हाँ ये यदि आपके मन में ये विचार आ रहा हो कि स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा सर, सर्कुलर पाथ पे देख रहा हूं, हाँ सोच सकते हो, लेकिन उसका भी वर्क डन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से हमेशा वो 90 डिग्री पे होगा, वो नॉर्मल के ही तरह होगा। तो जैसे नॉर्मल का वर्क डन होगा, तो यहाँ यदि किसी के मन में ये विचार आ जाए, ज्यादा सोच लो, तो ज्यादा सोचने पे ये विचार आना पॉसिबल है, वर्क डन बाय स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल। स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल वो भी 0 हो जाएगा। और वर्क डन बाय नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल के ही डायरेक्शन में वो भी रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। ये क्वेश्चन यदि आपके नहीं समझ में आए तो लोकतंत्र में बहुमत के साथ, मतलब शुरू के 1000 बच्चे जो 15 लाख में रहते हैं उनके बड़े आराम से समझ में आता है, वो बहुत अच्छी तरह इसका आंसर निकालते हैं। बाकी बच्चों के लिए रहस्य धीरे धीरे खुलता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। एक लाइन सीखने का है क्या? कि आप किसी भी फ्रेम में वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम यूज करो और देख लेना उस फ्रेम में फोर्स वहां कौन कौन से।
FBD बनाकर उन सब के वर्क डन लेना है, कोई छोड़ना नहीं। और जो वेलोसिटी भी देखोगे उसी फ्रेम से देखो। स्यूडो किधर है, हाथ से दिखाओ, स्यूडो किधर, और डिस्प्लेसमेंट SX किधर? हे राम, SY किधर, वर्टिकल डाउन, MG किधर, इसी अरे बेवकूफ, MG तो दोनों नीचे, तो वो भी फर्स्ट जीरो पॉजिटिव, MG SY, MA SX। पेज चेंज करूं? सर 1 मिनट। डन सर। हाँ बोलो, बोलो बालक। हो गया सर, ये मैं ये कह रहा था। देखो ये फिक्स्ड स्फीयर, फिक्स्ड स्फीयर स्मूथ, यहां पर ये slightly displaced and released। तो आपको क्या लगता है कि ये टच करते हुए ऐसे घूम के पहुंच जाएगा नीचे तक, या कहीं सरफेस छोड़ेगा? छोड़ देगा। तो आपको बताना है कि वो थीटा क्या होगा जब ये लीव कांटेक्ट। और यदि ये समझ में आ भी जाए, मान लेता हूं, तो ये ऐसे यहां नीचे में कहीं आकर के गिरेगा या नहीं, बस ये भी बताना है कहां आके गिरेगा, मात्र इतनी सी बात। हाँ तो सोचो, सही जा रहे हो। तो आपको कितने टुकड़े में सोचना है? एक A से B टुकड़े में सोचना है, और फिर B से C के लिए सोचना है। B to C प्रोजेक्टाइल। तो आपको कहाँ कितने एंगल पे ये अलग होगा, एक तो ये डिसाइड करना है। अब जब अब इतने अच्छे मूड में आप लोग सोच ही रहे हो, तो लगे हाथ में ये भी बता देना वहां अलग होते वक्त भी कितना होगा। एक थीटा, एक V, और जहां भी ये कांटेक्ट से अलग होता है वहां ये पॉइंट याद आ ही जाता होगा, n टेंस टू 0, नॉर्मल टेंस टू 0, जहां भी अलग होगा। बहुत बढ़िया। सॉल्व करते वक्त ये A to B के लिए देखेंगे, A to B, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2GH, 0 स्क्वायर प्लस 2G R माइनस R cos थीटा,
और ये v का वैल्यू हो गया √2gr 1 माइनस कॉस थीटा। और अब यहाँ सर्कुलर मोशन के लिए देख रहे हैं एट बी, यहाँ ये mg है, ये थीटा है, ये नॉर्मल है, तो mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, ये नॉर्मल 0 हो गया कॉन्टेक्ट छोड़ने के कारण। mg cos थीटा r mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर के बदले 2gr 1 माइनस cos थीटा, r कॉमन ले लिया ब्रैकेट में से, ये mgr कैंसिल आउट हो गया, ये 3 cos थीटा हो गया 2 के बराबर, और cos थीटा हो गया 2/3, इसलिए v हो गया √2gr 1 माइनस cos थीटा 2/3, ये हो जाएगा √2gr/3। ये भी पता चल गया। यहां तक चले आए सब कोई? पहला पॉइंट तो था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक, या बाय वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम और बाय वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। और जब आपको ये थीटा पता चल गया, एक काम हो गया। अब यदि आपको इसका हाइट देखना है, आप यदि प्रोजेक्टाइल मोशन सोचना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे जा रहा है, ये एक्स कर लेना। ये टावर की हाइट देखना चाहते हैं तो आप देखिए, ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आर साइन थीटा, हाइट हो जाएगा आर प्लस आर कॉस थीटा, आर प्लस आर कॉस थीटा। आपको भी पता है ये कितने देर में जमीन पे आके गिरेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन एनालाइज कर लीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन सर कैसे लिखते हो? ये b/c sy इक्वल्स टू uy/t प्लस हाफ ay/t स्क्वायर, sy हो गया r प्लस r cos थीटा इक्वल्स टू uy/t v साइन थीटा t प्लस हाफ g/t स्क्वायर, इससे t निकल आएगा। और sx कहाँ से आएगा? v cos थीटा इंटू t से आ जाएगा ये sx। तो टोटल x नेट कितना हो जाएगा? ये जो भी sx आया और साथ में r साइन थीटा है, ऐड कर दीजिएगा। कौन सा वाला नहीं आया? प्रोजेक्टाइल वाला नहीं आया। प्रोजेक्टाइल वाले में पहले मुझे ये बताओ कि ये जो एंगल था थीटा, ये थीटा, ये क्या ये पता चल गया? तो ये कितना हो जाएगा? r cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा? r sin थीटा। ये बात समझ में आई? और यहाँ पर स्पीड कितना है? v, ये निकाल चुके हो, कितना आया था? 2gr/3। यहाँ थीटा कितना आ गया है? cos थीटा 2/3। यहाँ तक ठीक ठाक है ना? अगले इस जगह पर तुम यदि टावर देख पा रहे हो, क्या तुम्हें टावर एक दिखने लगा जिससे ये थ्रो किया गया हो? इसका हाइट बोलो तो कितना? r प्लस r साइन r cos थीटा। और यहाँ पर भी पता है, ये x चुन लो और ये y चुन लो। अब बताओ v स्पीड से ये थीटा पता चल गया, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, उधर थीटा। अब तुम्हारे पास एक टावर है, तो उस टावर पे किसी पॉइंट से फेंक रहे हो किसी पार्टिकल को। टावर है और टावर में किसी जगह से फेंक रहे हो पार्टिकल को, तो टावर, इसको भी भूल जाओ। अब एक टावर देखो केवल, ये टावर h हाइट जिसका पता है आपको r प्लस r cos थीटा, आपको cos थीटा पता है 2/3, यहाँ पर भी पता है अंडर रूट, कितना पता था भी? 2gr/3। अब ये कहाँ आकर के गिरेगा, क्या ये मैं अलग से सिखाऊं? अरे पता कर लोगे या नहीं? ए बी से सी के लिए एस वाई कैसे लिखोगे बताओ? एस वाई uy/t प्लस हाफ ay/t स्क्वायर, एस वाई हो गया h, uy हो गया v साइन थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा है, t निकालना है हाफ g/t स्क्वायर। h के बदले क्या लिख दोगे? r प्लस r cos थीटा, v के बदले अंडर रूट, ये भी दिख ही रहा है, लिख लेना, v साइन थीटा t प्लस हाफ g/t स्क्वायर। क्या ये समझ में आया या नहीं? अभी क्या नहीं समझ में आया? और sx कैसे आएगा? ये sx कैसे आएगा? ये आएगा
v cos थीटा इंटू टी से, और पहले से ये डिस्टेंस कितना था r sin थीटा, ऐड कर देना तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा ये। अरे स्फीयर वाला यार, तो ये r cos sin थीटा था ना, उसमें वो sx जो प्रोजेक्टाइल का है ऐड कर दो। वो भी नहीं समझ में आया? अरे sx नोट कर लो, ये चित्र बना लो, कम से कम प्रोजेक्टाइल वाला चित्र बना लो। बाकी कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो घर पे देख लेना। अभी के लिए इतना ही है। सारे इलस्ट्रेशन को घर पे एक बार और आप बना करके देखेंगे, और एचसी वर्मा के इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता है कि वर्क पावर आप समझने लगेंगे, और वर्क एनर्जी आप लोगों को, कई बच्चे को कतई नहीं समझ में आता एनर्जी लॉस एनर्जी गेन। तो एक सीधा रास्ता होता है, एकदम अकल में ज्यादा जोर ना दो, एबिलिटी बना के फोर्सेस देखो, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लिख दो, 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दो। नेगेटिव नंबर से अच्छा है ये क्वेश्चन छोड़ के हम पॉजिटिव नंबर कलेक्ट कर लेंगे एक्स्ट्रा एफर्ट करके। अब पता चला कि हम नहीं सर मैं तो जीनियस की तरह लगाऊंगा एनर्जी कंजर्वेशन, समझ में आ नहीं रहा है, तो उससे अच्छा है कि वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम पकड़ लो, जो कि गधों को भी समझ में आएगा, क्योंकि सीधा सीधा स्टेटमेंट है, कहता है कि जितने भी फोर्स दिख रहे हैं सबका वर्क डन टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इसमें अकल मत लगाना, ये थ्योरम लगा, ठीक, तो काम बन जाएगा। अभी के लिए इतना ही।